दोस्तों आज इस वीडियो में हम बैडमिंटन गेम के रूल्स देखने वाले हैं। इसमें हम बैडमिंटन गेम की हिस्ट्री, स्किल्स, इसके मेजरमेंट्स, कौन कौन से इसके मेजर टूर्नामेंट्स हैं, इंडिया की परफॉर्मेंस अभी तक ओलंपिक्स में क्या रही है, कब बैडमिंटन को ओलंपिक में, एशियन गेम्स में या फिर हम बात करें कॉमनवेल्थ गेम्स में ऐड किया गया, इन सभी के बारे में आपको इस वीडियो के माध्यम से पता लग जाएगा। इसके बाद में बैडमिंटन से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट नहीं रहेंगे। फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए बैडमिंटन को और किस नाम से जाना जाता है, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं। तो बैडमिंटन ऑल्सो नोन एज पूना, इसको पूना भी बोलते हैं, बैटल डोर भी बोलते हैं और शटल कॉक भी बोलते हैं। शटल कॉक होता है हम जो हमारी शटल होती है उसको भी बोलते हैं, लेकिन बैडमिंटन को भी इस नाम से बोला जाता है। तो ये तीनों ही नाम आपको ध्यान में रखने हैं। आपको कई बार बैटल डोर लिखा हुआ मिलेगा, तो बैटल डोर से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बैटल डोर का मतलब बैडमिंटन ही होता है। अब देखिए इस गेम की शुरुआत कब हुई, तो ओरिजिन अगर हम इस गेम की बात करें तो 2nd सेंचुरी BC में इसकी शुरुआत हो गई थी। 2nd सेंचुरी के अंदर, 2री शताब्दी के अंदर ये गेम आ गया था। और इसका अगर नाम की बात करें तो ये नाम दिया था ड्यूक ऑफ ब्यूफोर्ट बैडमिंटन हाउस 1873। 1873 में ये नाम हमें देखने को मिला कि बैडमिंटन नाम दिया गया। तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट भी हो सकता है, क्योंकि आपसे अगर एग्जाम में थोड़ा सा डीप क्वेश्चन पूछें तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो बैडमिंटन गेम है इसको ये नाम किसने दिया। तो ये दिया था ड्यूक ब्यूफोर्ट बैडमिंटन हाउस ने। अब देखिए 1870 में क्या हुआ, 1870 में हम अगर सबसे पहले बैडमिंटन की बात करें तो हिस्ट्री में 1870 डेट सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अंग्रेजी जो सेना अधिकारी थे इन्होंने पूना में खेला था इस गेम को, इसलिए इसका नाम पूना रखा। यहाँ पे देखिए ये नाम आपको दिखाई दे रहा है पूना। पूना नाम इसलिए ही रखा जाता है क्योंकि जो हमारे देश में इंग्लिश लोग थे, अंग्रेज जो थे, उन्होंने हम पर राज किया था, तो उन्होंने इस गेम को खेलना शुरू किया। तो पूना में उस गेम को खेला गया, तो हम इस गेम को पूना बोलने लग गए। 1877 में क्या हुआ, बाथ बैडमिंटन क्लब ने इसके नियम बनाए। तो देखिए 1870 में तो नॉर्मली इस गेम को खेला जाता था, लेकिन इसके 7 साल बाद 1877 में या फिर 1877 में इस गेम के रूल्स बन गए कि इस गेम को हमें किस तरीके से खेलना चाहिए, उसके रूल्स बन गए थे। इसके बाद में 1893 के अंदर क्या हुआ, इंग्लैंड बैडमिंटन फेडरेशन की स्थापना हो गई। 1899 में ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप स्टार्ट हो गई थी, और ये बहुत ही फेमस है। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के आगे हम बात भी करेंगे कि इंडिया की तरफ से वहां पर सबसे पहले जो खेलने वाले प्लेयर थे या फिर जीतने वाले जो खिलाड़ी थे उनका नाम क्या था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। तो एग्जाम में अगर ये पूछा गया है कि ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप में कौन से खिलाड़ी ने या फिर इंडिया के कौन से प्लेयर ने सबसे पहले वहां पर जीत दर्ज की, तो हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो 1899 आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में और हम अगर आगे बात करें तो IBF ये है इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन। 2006 में इसका नाम चेंज कर दिया गया। पहले इसको IBF बोलते थे, अब इसको बोला जाने लगा बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। तो अगर BWF आपको नाम दिखाई दे तो आपको वहां पर ध्यान रखना है, BWF का मतलब है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। इसके साथ साथ आपको यह भी ध्यान में रखना है कि 2006 तक IBF हम इसको बोलते थे इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन। इसका हम हेडक्वार्टर देख लेते हैं। हेडक्वार्टर इसका कुआलालंपुर के अंदर है, और कुआलालंपुर कहाँ पर है, मलेशिया के अंदर। स्थापना कई बार पूछते हैं, तो 1934 में IBF की स्थापना हो गई थी। 1934 से 2006 तक इसका नाम IBF था, लेकिन 2006 में इसका नाम चेंज हो गया और इसका नाम हो गया बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। बहुत ही सिंपल सी टर्म है। इसके बाद में हम बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी, ये भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसकी स्थापना भी 1934 में ही हो गई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नई दिल्ली के अंदर। तो बैडमिंटन के तो हेडक्वार्टर और इसके जो सन है वो बहुत ही इजी हो गए, क्योंकि इन दोनों की स्थापना ही 1934 में हो गई थी। इंटरनेशनल लेवल पे भी 1934, और इंडिया की जो एसोसिएशन है जिसको हम बोलते हैं बाई बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना भी 1934 या फिर 1934 के अंदर हो गई थी। इसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कुछ सन दे रखी है हमें, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि ये पूरा जो टाइमलाइन है बैडमिंटन हिस्ट्री की, कई बार ऐसे भी क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। तो चलिए फटाफट से इनको देख लेते हैं। सबसे पहले 1899 में हमने देख लिया कि ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप की स्टार्टिंग हो गई थी। कहाँ पर हुई, लंदन के अंदर। ये यहाँ पर इंग्लिश में भी दे रखे हैं आपको,
1899 में क्या हुआ, लंदन के अंदर ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप स्टार्ट हो गई थी। इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, पीडीएफ स्पोर्ट्स इंजीनियर ऐप पर मिलेगी। आपको स्पोर्ट्स इंजीनियर ऐप को इंस्टॉल कर लेना है गूगल प्ले स्टोर से, और आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां पर क्लिक करके भी इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। वहां पर आपको इन सभी जो हमारे गेम्स हैं इनकी पीडीएफ के साथ साथ यूट्यूब की जो भी वीडियोस हैं उनकी पीडीएफ भी स्पोर्ट्स इंजीनियर ऐप पर मिलेगी। चलिए वापस टॉपिक पर लौटते हैं। इसके बाद में क्या हुआ, 1948 और 49 में थॉमस कप स्टार्ट हो गया था इंग्लैंड के अंदर। ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए 2 कप हैं, एक तो है थॉमस कप, एक है ऊबर कप। तो थॉमस कप किसका है, मेंस का है, पुरुषों का है, और ऊबर कप किसका है, महिलाओं का है। तो अगर आपको ये याद नहीं रहते हैं तो बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, मैं आपको कई बार बता भी चुका हूं। ऊबर देखिए, ऊबर टैक्सी चलती है, ऊबर एक टैक्सी है जो कि चलती है, आपको पता भी होगा। ओला उबर के बारे में आपने सुना होगा। ऊबर टैक्सी चलती है मतलब ये फीमेल है। ऐसे हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे कि ऊबर टैक्सी चलता है। ऊबर टैक्सी चलती है इसका मतलब ऊबर नाम का कोई टूर्नामेंट है बैडमिंटन के अंदर, वो कौन सा है, महिलाओं का टूर्नामेंट है। और थॉमस किसका हो गया, पुरुषों का, क्योंकि 2 ही टूर्नामेंट है। अगर ऊबर हमने याद कर लिया महिलाओं का है तो थॉमस किसका हो गया, पुरुषों का। पुरुषों का जो टूर्नामेंट है बैडमिंटन का, काफी प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट है, बहुत ही एक अच्छा टूर्नामेंट माना जाता है। इसकी शुरुआत हो गई थी 1948 और 49 में। इसके बहुत साल बाद 1956 और 57 में ऊबर कप की शुरुआत हुई थी। 1962 में क्या हुआ, जकार्ता एशियन गेम्स के अंदर बैडमिंटन को शामिल किया गया। इसके बाद में 1966 के किंगस्टन कॉमनवेल्थ गेम्स में इसको शामिल किया गया। तो इन दोनों को आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो क्या है, आपको पूछ सकते हैं कि कौन से एशियन गेम्स में बैडमिंटन को शामिल किया गया। तो 1962 के जकार्ता जो एशियन गेम्स थे वहां पर शामिल किया गया। और कॉमनवेल्थ गेम्स की अगर बात करें तो वो किया गया 1966 के जो किंगस्टन कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे वहां पर बैडमिंटन को पहली बार शामिल किया गया। 1977 में क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज की गई, कहां पर, स्वीडन के अंदर। इसके बाद देखिए प्रकाश पादुकोण वॉन दी 1980 ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप। मैंने आपको कहा भी था कि ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप काफी इंपॉर्टेंट है। तो 1980 के अंदर ये पहली बार जो चैंपियनशिप जीती वो किसने जीती, प्रकाश पादुकोण ने। काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसके बारे में कई बार पूछा गया है। इसके बाद में क्या है, 1992 के जो बार्सिलोना ओलंपिक्स थे उसके अंदर पहली बार बैडमिंटन को शामिल किया गया। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में भी हमें एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो देखिए 1980 में प्रकाश पादुकोण ने ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप को जीत लिया। इसके बाद में 2001 के अंदर किसने जीता, पुलेला गोपीचंद ने ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप। इन दोनों को ही आपको ध्यान में रखना है। कई बार हमें 2 लिस्ट दी जाती हैं, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि सन दे दिया 1980, 1992, 1970 और 1961, अलग अलग इनके बारे में दे रखा है। और यहाँ पर आपको दे देंगे कि ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप किसने कब जीती। तो यहाँ पे मान लो प्रकाश पादुकोण का नाम आ गया, यहाँ पे नाम आ गया पुलेला गोपीचंद का। तो आपको ये लिस्ट मिलानी पड़ेगी, इसलिए दोनों ही आपको ध्यान में रखना है। 1980 का प्रकाश पादुकोण इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती, और 2001 के अंदर किसने जीती, पुलेला गोपीचंद ने। दोनों को ही आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में 2018 में क्या हुआ, गोल्ड कोस्ट के जो कॉमनवेल्थ गेम्स थे इसके अंदर गोल्ड मेडल हमारा वुमेन सिंगल में जीता साइना नेहवाल ने, और सिल्वर मेडल मिला पीवी सिंधु को। इसका मतलब हो गया कि 2018 का जो गोल्ड कोस्ट के अंदर कॉमनवेल्थ गेम्स का वुमेन सिंगल्स का जो फाइनल था वो इंडिया के 2 प्लेयर्स के बीच में हुआ, साइना नेहवाल और पीवी सिंधु के बीच में। इसमें साइना नेहवाल ने इस मैच को जीतकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया और पीवी सिंधु को मिला सिल्वर मेडल। 2019 के अंदर क्या हुआ, वर्ल्ड सिंगल्स वुमेन्स बैडमिंटन चैंपियनशिप में पीवी सिंधु ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। 2020 का जो थॉमस और ऊबर कप है वो कहां पर हुआ था, डेनमार्क के अंदर। और 2021 के अंदर अगर हम बात करें तो श्रीकांत जो कदम्बी हैं उन्होंने सिल्वर मेडल जीता, लक्ष्य सेन ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। इसके अंदर सिंगल्स मैन इवेंट के अंदर, कहां पर, वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप के अंदर। तो इसमें भी आपको ध्यान में रखना है, कई बार ये भी पूछ लेते हैं। और 2021 के अगर वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात करें तो वो स्पेन की हुएल्वा नाम की जगह में हुआ था। और इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो बैडमिंटन प्लेयर्स हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं हम शटलर्स। ऐसे ही कई नाम हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि एक नाम आपके सामने मिलेगा पैडलर्स। तो पैडलर्स बोलते हैं टेबल टेनिस के प्लेयर्स होते हैं उनको।
और एक नाम आपको मिलेगा प्यूगिलिस्ट। तो प्यूगिलिस्ट बोलते हैं बॉक्सिंग जो प्लेयर खेलते हैं उनको प्यूगिलिस्ट बोलते हैं। तो ये टर्म्स आपको ध्यान में रखनी है, कई बार इनसे भी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम बैडमिंटन को ऐड कब किया गया, बैडमिंटन को शामिल कब किया गया। तो ये हमने देख भी लिया था, लेकिन हमने इनको अलग से देखा है कि जो मेजर टूर्नामेंट है, जैसे कि ओलंपिक में कब शामिल किया गया, तो 1992 के बार्सिलोना ओलंपिक जो कि स्पेन के अंदर है, वहां पर सबसे पहले बैडमिंटन को शामिल किया गया। कॉमनवेल्थ गेम्स में कब शामिल किया गया, तो 1966 के जो किंगस्टन कॉमनवेल्थ गेम्स थे उसके अंदर सबसे पहली बार बैडमिंटन को शामिल किया गया। और अगर एशियन गेम्स की बात करें तो एशियन गेम्स में 1962 के जो जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर एशियन गेम्स हुए थे वहां पर बैडमिंटन को शामिल किया गया। वर्ल्ड चैंपियनशिप हमने देख भी ली थी। तो 1948-49 में मेंस कैटेगरी के अंदर जो होता है वो क्या है, थॉमस कप, इंग्लैंड में इसकी शुरुआत हुई। और 1956-57 में मतलब इसके 8 साल बाद आया उबर कप, जो कि किसका है, महिलाओं का या फिर मेंस का कप है। और 1989 में मिक्स्ड एक कप आया या फिर एक चैंपियनशिप आई, इसको बोलते हैं सुधीरमान कप। जकार्ता इंडोनेशिया में इसकी शुरुआत हुई। सुधीरमान को आपको ध्यान में रखना है, सुधीरमान किसका है, मिक्स्ड इवेंट के लिए हम इसको जानते हैं। अब मेजरमेंट की बात करते हैं। ये बैडमिंटन का कोर्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, इसकी मेजरमेंट होती है 44x20 फीट, ये फीट में है। और अगर मीटर में आपको पूछें वो कितनी होती है, 13.41 इंटू 6.1 मीटर, 13.41 मीटर इसकी लेंथ होती है या फिर इसकी लंबाई होती है। और अगर चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई इसकी कितनी होती है, 6.1 मीटर है। इसके बाद में एक शॉर्ट सर्विस लाइन भी होती है, ये देखिए यहाँ पर दे रखी है शॉर्ट सर्विस लाइन। इसका मतलब है आप इस लाइन के पीछे से ही सर्विस करोगे, आगे से सर्विस नहीं कर सकते। तो ये जो लाइन की डिस्टेंस है ये कितनी दे रखी है, 1.98 मीटर। अगर फिट में बात करें तो 6.5 फीट ये इसकी डिस्टेंस होती है। इसके बाद में सिंगल्स और डबल्स में ये अलग अलग मेजरमेंट होते हैं। देखिए इसकी लेंथ तो सेम रहती है हमेशा ही, 44 ही लेंथ रहती है, चाहे सिंगल खेलें या डबल खेलें। लेकिन इसकी जो विड्थ है, इसकी जो चौड़ाई है, उसमें हमें फर्क देखने को मिलता है। वो फर्क कौन सा होता है, ये देखिए 1.5 फीट का फर्क हमें देखने को मिलता है। 1.5 इस साइड है और 1.5 इस साइड है। तो 1.5 प्लस 1.5 कितना हो गया, 1.5 प्लस 1.5 3 हो गया। 3 मीटर कम हो जाती है, किसके अंदर कम होती है, सिंगल्स में ये डिस्टेंस कम हो जाती है। तो 44 इंटू 20 थी, 44 इंटू 20 थी, अब ये 23 कम हो गई। इसका मतलब है 44 इंटू 70, ये किसकी हो गई, सिंगल्स की। और डबल्स की कितनी हो गई, 44 इंटू 20। इस तरीके से आप इसको ध्यान में रखिए। ये सबसे बड़े इसके मेजरमेंट थे, बहुत ही सिंपल सा है, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल इसके मेजरमेंट नहीं है। इसके बाद में पीछे एक और लाइन होती है, इस लाइन को क्या बोलते हैं, डबल सर्विस लाइन। डबल सर्विस लाइन का मतलब है कि जो हम सर्विस करते हैं वो यहाँ तक जा सकती है जब हम डबल्स के इवेंट की बात करते हैं। तो इसकी जो डिस्टेंस है, इसकी जो लेंथ है या फिर इसकी जो मेजरमेंट है वो होती है 2.5 फीट। 2.5 फीट, ये देखिए ये है सिंगल्स की साइड लाइन और यहाँ पे ये दे रखी है डबल्स की साइड लाइन। सिंगल्स की साइड लाइन क्यों है, क्योंकि मैंने आपको बताया है सिंगल के लिए कोर्ट इतना ही हो जाता है। ये देखिए बाहर वाला, ये उसमें काउंट हम नहीं करते, जो मैं आपको लाइन बना रहा हूँ सिंगल्स का कोर्ट इतना ही रहता है, बाहर वाला ये डबल्स के लिए है, इसलिए इसको बोलते हैं सिंगल्स साइड लाइन। और डबल्स में पूरा कोर्ट हमारा शामिल हो जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट मेजरमेंट थे बैडमिंटन कोर्ट के, इनको डिटेल में भी देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपको आराम से समझ में आ जाएगा। बैडमिंटन कोर्ट रेक्टेंगुलर होता है और इसकी जो डिस्टेंस है वो 13.40 इंटू 6.10 मीटर होती है। ये देखिए यहाँ पर दे भी रखा है 13.41 इंटू 6.1 मीटर, यही यहाँ पे हमने देखा है। और अगर सिंगल्स की बात करें तो मीटर में ये डिस्टेंस होती है 5.18 मीटर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आजकल एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे कि 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये 6 ऑप्शंस आपको मिलेंगे। इन 6 में से कोई 2 आपको गलत दे देंगे और नीचे ऑप्शंस में देंगे कि इनमें से कौन से सही हैं और कौन से गलत हैं। इसका मतलब ये हो गया आपको सारे मेजरमेंट याद करने हैं। 1-2 मेजरमेंट याद करने से अब काम नहीं चलने वाला, आपको पूरे मेजरमेंट आपको पता होने चाहिए जिस गेम की आप स्टडी कर रहे हैं। तो हमने ये देख लिया इसका पूरा मेजरमेंट। इसके बाद में डबल्स की बात करें तो डबल्स में 44 इंटू 20 फीट होता है। ये 20 फीट
और ये 70 फीट होता है सिंगल्स में। इन दोनों के बारे में हमने देख भी लिया था कि 1.5 दोनों साइड में कम होगा, तो 1.5 दोनों साइड में कम होगा तो ये बन जाता है 3 फीट। 3 फीट बनने से ये हो जाएगा 17 फीट। इसमें होगा सिंगल्स में। डायगोनल अगर मेजरमेंट की बात करें तो वो होता है 14.723 मीटर। डायगोनल मेजरमेंट का मतलब है इस कोने से लेकर इस कोने तक अगर इसका हम मेजरमेंट करें यहाँ तक, ये कितना होता है कितना दे रखा है 14.723 मीटर। ध्यान में रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। अभी थोड़े दिन पहले जो एग्जाम हुई थी उसके अंदर भी एक डायगोनल पूछा था, उसमें शायद वॉलीबॉल कोर्ट का डायगोनल पूछा था। ये आपको याद रखने हैं, भूलना नहीं है इनको। इसके बाद में अगर साइड लोबी की बात करें तो 1.5 फीट की होती है। ये यहाँ पर दे रखी है साइड लोबी, ये देखिए यहाँ पर 1.5 फीट। इसके बाद में नेक्स्ट कौन सा है विड्थ ऑफ लाइन, ये 4 सेंटीमीटर की लाइन होती है। ये देखिए यहाँ पर लाइन है, ये 4 सेंटीमीटर की होती है। इसके बाद में बैक लोबी होती है 2.5 फीट। कौन सी है, ये देखिए ये रही बैक लोबी 2.5 फीट। मीटर में पूछें तो 0.76 मीटर या फिर 76 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। और इसके बाद में शॉर्ट सर्विस लाइन है, ये होती है 6.5 फीट या फिर 1.98 मीटर। यहाँ पे दे रखी है 6.5 फीट या फिर 1.98 मीटर। इसके बाद में नंबर ऑफ सेट्स, कोई भी जब बैडमिंटन का गेम होता है, कोई बैडमिंटन जब हम खेलते हैं उसके 3 सेट होते हैं। 5 सेट किसके अंदर होते हैं, वॉलीबॉल के अंदर। ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन आपको बैडमिंटन के अंदर 3 सेट देखने को मिलेंगे और हर एक सेट कितने का होता है 21 पॉइंट्स का होता है। अगर हम सिंगल्स की बात करें या फिर डबल्स की बात करें, इसमें कोई चेंज नहीं होता कि सिंगल्स में कम रहेगा या फिर डबल्स में ज़्यादा रहेगा। 21 पॉइंट का ही हमें गेम देखने को मिलता है बैडमिंटन का। इसके बाद में नेक्स्ट अगर मेजरमेंट की बात करें, द हाइट ऑफ द सीलिंग फ्रॉम द कोर्ट 12 मीटर। ये कई बार पूछा जाता है क्योंकि बैडमिंटन एक इंडोर गेम है। इंडोर गेम का ये मतलब है कि देखिए यहाँ पर आप बैडमिंटन खेल रहे हो तो उसकी जो हाइट है सीलिंग की, छत की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, तो छत की ऊंचाई 12 मीटर तो होनी चाहिए। इससे ज़्यादा होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम 12 मीटर होनी चाहिए। अगर मीटर को हम फिट में चेंज करें तो 39.37 फीट इसकी हाइट होनी चाहिए अगर हम इंडोर में बैडमिंटन कोर्ट को बनाते हैं। तो ये स्टैंडर्ड है, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे इतनी हाइट तो कम से कम रखी ही जाती है। इसके बाद में अगर हम नेट की बात करें तो सेंटर पे नेट की हाइट होती है 5 फीट। सेंटर पे हाइट होने का मतलब है कि देखिए यहाँ पर अगर हम नेट की बात करें तो नीचे जमीन से लेकर यहाँ पे हाइट होगी नेट की, वो कितनी होगी 5 फीट की हाइट आपको देखने को मिलेगी। लेकिन जब हम पोल्स पे बात करते हैं, पोल पे ये हाइट हो जाती है 5 फीट 1 इंच। आप समझ गए होंगे, नहीं समझे आपको मैं दोबारा समझाता हूँ। कि देखिए ये पोल लगा हुआ है, ये बैडमिंटन का नेट है। तो ये जो नेट है इसकी ये सेंटर से हाइट है, सेंटर से हाइट होगी 5 फीट। लेकिन पोल से थोड़ी सी हाइट ये ऊंची होती है क्योंकि नेट एकदम सीधा नहीं होता, थोड़ा सा ये ऐसे झुक जाता है। इसलिए तो ये जो पोल है, दोनों जो पोल लगाए हुए हैं यहाँ पर और यहाँ पर पोल लगा रखे हैं, यहाँ पे थोड़ी सी हाइट आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। कितनी 5 फुट 1 इंच। ये समझाने की कोशिश की गई है। आजकल मीटर में पूछने लग गए, तो मीटर में आपको पता होनी चाहिए हाइट ऑफ नेट फ्रॉम सेंटर, सेंटर से होती है 1.524 और अगर हम पोल से बात करें तो पोल से होती है 1.55 मीटर। लेंथ और विड्थ की बात करते हैं, किसकी लेंथ और विड्थ, नेट की लेंथ और विड्थ। ये दोनों जो विड्थ हैं ये किसकी हैं, बैडमिंटन नेट की। ये होती है 20 फीट, जितना जो मेजरमेंट होता है हमारे कोर्ट का चौड़ाई का उतना ही होता है और विड्थ भी उतनी होती है 0.76 या फिर 2 फीट 6 इंच। ये पूरा नेट के बारे में इंफॉर्मेशन थी। तो ये जो पूरे बैडमिंटन कोर्ट की मेजरमेंट है ये आपको पता होनी चाहिए। 1-2 बार आप देखोगे तो आपको फिर कंफ्यूजन नहीं रहेगा, आप आसानी से इनको याद कर पाओगे। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं रैकेट और शटल के बारे में। आजकल इनसे भी हमें एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब देखिए रैकेट की अगर मेजरमेंट की बात करें तो इसकी लेंथ कितनी हो सकती है, 665 टू 680 mm ये इसकी लेंथ हो सकती है। और चौड़ाई की बात करें तो 220 से 230 mm इसकी चौड़ाई हो सकती है। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। और शटल के क्वेश्चन तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, इनको बहुत बार पूछा गया है। सबसे पहले तो इसके जो
फेदर्स हैं उनकी संख्या पूछी जाती है। फेदर्स मतलब जो शटल कॉक होती है इसके पंखों की संख्या, ये जो पंख होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है। तो इनकी संख्या 14 to 16, 14 से 16 पंख आपको देखने को मिलेंगे। कितने होने चाहिए, ये स्टैंडर्ड है, इससे कम होंगे तो काम नहीं चलेगा। इसका मतलब जो हमारी शटल कॉक है वो सही नहीं है। इसके बाद अगर बात करें इसके वजन की, तो इसका वजन होना चाहिए 4.74 to 50 ग्राम। ये क्वेश्चन तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बैडमिंटन की जब भी बात करते हैं ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। कई बार तो ये हमें देखने को मिलता है कि मैक्सिमम कितनी वेट हो सकती है या फिर कितना वजन हो सकता है शटल कॉक का, तो 5.50 ग्राम हो सकता है मैक्सिमम। मिनिमम कितना होना चाहिए, 4.74। इन दोनों के बीच में ही होना चाहिए, इन दोनों से बाहर शटल कॉक का वेट नहीं जाना चाहिए। ये मेजरमेंट पूरे हो गए। अब इवेंट्स की बात कर लेते हैं कि बैडमिंटन के कितने इवेंट्स होते हैं। तो देखिए, सिंगल इवेंट होते हैं। सिंगल का मतलब है मैन और वुमेन, इनके सिंगल इवेंट आपको देखने को मिलेंगे। इसमें एक मैन के सामने एक ही पर्सन रहेगा। वुमेन्स में भी यही सेम होता है, एक फीमेल के सामने दूसरी फीमेल रहेगी। डबल्स में बात करें तो मेंस का डबल होता है और वुमेन्स का भी डबल होता है। मेंस का डबल मतलब 2 पुरुष खिलाड़ी हैं और इनके सामने भी 2 पुरुष खिलाड़ी हैं। वुमेन्स की बात करें तो इसमें भी सेम रहता है, 2 महिला खिलाड़ियों के सामने 2 महिला खिलाड़ी रहती हैं। मिक्स्ड में ये पूरा सिनेरियो चेंज हो जाता है। मिक्स में क्या रहता है, अगर मेंस की बात करें तो एक मैन और एक वुमेन रहता है, और वुमेन्स डबल की बात करें तो एक मैन और वुमेन भी इसके अंदर होता है। ये दोनों अलग अलग कैटेगरी हैं, इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर टीम इवेंट की बात करें तो देखिए, मेंस और वुमेन्स में ये सेम ही टीम इवेंट्स होते हैं। टीम इवेंट्स में मेंस सिंगल्स, वुमेन्स सिंगल्स, मेंस डबल्स, वुमेन्स डबल्स और मिक्स्ड डबल्स, ये टीम इवेंट्स की हम बात करते हैं। तो इस टाइप से बैडमिंटन खेला जाता है। इसमें मैन सिंगल, वुमेन सिंगल, मैन डबल्स, वुमेन्स डबल्स, मिक्स्ड डबल, ये सारे इवेंट्स हमें बैडमिंटन में देखने को मिलते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। इसके बाद में अगर हम नेशनल अवार्ड्स की बात करें तो नेशनल अवार्ड्स आपको पता है सबसे जो बड़ा अवार्ड हमारा है वह मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड सबसे पहले किसको मिला था बैडमिंटन के अंदर, उनका नाम है पुलेला गोपीचंद को, जो कि 2000 और 2001 के अंदर इनको दिया गया। इसके बाद में किसको मिला, साइना नेहवाल को। कब मिला, 2010 के अंदर। पीवी सिंधु को कब मिला, 2016 में। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड अभी तक 3 खिलाड़ियों को मिल चुका है बैडमिंटन के अंदर। काफी इंपॉर्टेंट है और काफी फेमस प्लेयर भी हैं, इनमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। इसके बाद में द्रोणाचार्य अवार्ड की बात करें तो 2000 में मिला SM आरिफ को। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि बैडमिंटन के अंदर सबसे पहले द्रोणाचार्य अवार्ड किसको मिला, तो वो मिला था SM आरिफ को। इसके बाद में क्या दिया गया है, पुलेला गोपीचंद को मिला 2009 के अंदर। तो देखिए, पुलेला गोपीचंद एकमात्र ऐसे प्लेयर हैं जिनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी मिल चुका है, द्रोणाचार्य पुरस्कार भी मिल चुका है और अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है। तीनों अवार्ड लेने वाले ये एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं। इसके बाद में 2017 में प्रसाद को मिला और 2019 में जो अंतिम द्रोणाचार्य अवार्ड है वो मिला है विमल कुमार को। इसके बाद में अगर अर्जुन अवार्ड की बात करें, सबसे पहले नंदू नाटेकर को मिला था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1961 में ही मिल गया था। अर्जुन अवार्ड की स्टार्टिंग भी 1961 में ही हुई थी और नंदू नाटेकर को सबसे पहले अर्जुन अवार्ड मिल गया था 1961 के अंदर। इसके बाद में बीच के आपको ध्यान में नहीं रखने हैं, लेकिन पुलेला गोपीचंद को कब मिला ये आपको ध्यान में रखना है। 1999 में मिला था पुलेला गोपीचंद को। इसके बाद में 2022 के अंदर जो हैं वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 2022 में लक्ष्य सेन और प्रणय को मिला है। इन दोनों को आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये लेटेस्ट हैं, इनके बारे में कई बार एग्जाम में हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर ध्यानचंद अवार्ड की बात करें तो 2020 के अंदर प्रदीप S गांधी को मिला और 2020 के अंदर ही तृप्ति को मिला। तो देखिए, ध्यानचंद अवार्ड कब दिया जाता है, 2 टाइप के अवार्ड है। ध्यानचंद अवार्ड एक तो लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए मिलता है। लाइफ टाइम अचीवमेंट मतलब आपने अपनी लाइफ में इस गेम को बहुत समय दिया है, उसके लिए अवार्ड दिया जाता है। तो 2020 का जो अवार्ड है वो अवार्ड प्रदीप और तृप्ति को मिला है। इन दोनों को ही आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट अगर हम बात करें BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप, तो वर्ल्ड चैंपियनशिप का मतलब होता है बैडमिंटन का वर्ल्ड कप। इसके अंदर अगर 1983 में बात करें तो प्रकाश पादुकोण कौन है, दीपिका पादुकोण के पिताजी हैं, जिन्होंने ऑल वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती थी 1980 के अंदर। इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला था। इसके बाद में ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पोनप्पा वुमेन्स डबल के अंदर इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था। अभी तक BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर एकमात्र गोल्ड हमें मिला है, वो किसने दिलाया है, PV सिंधु ने। कब दिलाया था, 2019 के अंदर। यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है,
आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। एक आपको लेटेस्ट पता होना चाहिए, 2022 के अंदर BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल या फिर कोई भी मेडल किसने जीता मेंस डबल के अंदर, वो थे चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज। इनको आपको ध्यान में रखना है। बीच वाले अगर आपको याद नहीं रहते हैं तब भी कोई बात नहीं, लेकिन आपको एक और ध्यान में रखना है कि बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर सबसे सफल खिलाड़ी कौन रही हैं, तो वो रही हैं PV सिंधु। 1 2 3 4 और 5, टोटल 5 मेडल हैं PV सिंधु के। और एकमात्र जो गोल्ड मेडल है वो किसको मिला है, PV सिंधु को ही मिला है। इसके बाद में है इंडिया ओलंपिक के अंदर। तो ओलंपिक के अंदर 2 ही नाम हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो 2012 का जो लंदन ओलंपिक हुआ था उसके अंदर साइना नेहवाल ने सिल्वर मेडल अपना नाम किया। और इनके बाद 2016 और 2020 ये आपको PV सिंधु दिखाई दे रही हैं। अभी तक के ओलंपिक इतिहास की भारत की सबसे सफल ये महिला खिलाड़ी हुई हैं, क्योंकि इन्होंने 2 मेडल अपने नाम किए हैं। 2 मेडल में एक तो सिल्वर मेडल है जो कि इनको मिला था रियो ओलंपिक के अंदर, और टोक्यो ओलंपिक जो कि 2020 में हुआ था इसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। तो सिल्वर मेडल हासिल करने वाली भी ये पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं इंडिया के लिए। अभी तक इनके अलावा किसी भी दूसरी खिलाड़ी को सिल्वर मेडल नहीं मिला है बैडमिंटन के अंदर। और ये रही साइना नेहवाल, इनको मिला था 2012 के अंदर। इसके बाद हम नेक्स्ट है नेशनल चैंपियनशिप की बात कर लेते हैं। नेशनल चैंपियनशिप देखिए, रहमतुल्लाह कप होता है, वो कौन से कैटेगरी में होता है, मेंस कैटेगरी के अंदर। विकास टोपी वाला कप होता है मेंस कैटेगरी में। चड्डा कप होता है वुमेन्स में। ओलंपियन चैलेंज कप होता है वुमेन्स कैटेगरी के अंदर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कप हैं, इनके बारे में आपको एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। चड्डा कप के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, रहमतुल्लाह के बारे में भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। विकास टोपी वाला भी आपको याद रखना है। इसके बाद में नारंग कप होता है बॉयज़ के लिए और शफी कुरैशी कप होता है गर्ल्स के लिए। ये जूनियर लेवल पे होने वाले जो 2 टूर्नामेंट हैं, 4 हैं सीनियर के और 2 यहाँ पर दे रखे हैं जूनियर के। ये सभी जो नेशनल चैंपियनशिप हैं ये किससे संबंधित हैं, बैडमिंटन गेम से रिलेटेड है। इसके बाद में अगर हम बात करें बैडमिंटन की टर्मिनोलॉजीज के अंदर, तो टर्मिनोलॉजीज के अंदर देखिए ये सारे नाम आपको दिखाई देंगे। इन सभी नामों को आपको याद रखना है। एस, बैक कोर्ट, बैक हैंड, बेस लाइन, बर्डी, कैरी। तो जो अलग से नाम आपको दिखाई दे रहे हैं एग्जाम में वही पूछा जाता है। जैसे कि बर्डी नाम आपको दिखाई दे गया, तो बर्डी शटल कॉक को हम बोलते हैं, क्योंकि उसमें जो पंख लगे होते हैं, फेदर्स लगे होते हैं, कई बार उसको बर्डी बोल देते हैं। तो एग्जाम में अगर आपको मिले तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि बर्डी किसको बोलते हैं। एक किल शॉट भी टर्म हमें बैडमिंटन में देखने को मिलती है। होम पोजीशन भी एक टर्म होती है। ये कुछ अलग अलग टर्म्स हैं, जैसे कि एक है आउट ऑफ हैंड ग्रिप, मिड ग्रिप, बेस ग्रिप, ये सारे ग्रिप्स के टाइप हैं। तो इस तरीके से जो टर्मिनोलॉजीज के क्वेश्चन हैं वो भी बैडमिंटन से बहुत सारे उठ के आते हैं। इन सभी को भी आपको ध्यान में रखना है। तो बैडमिंटन के इस वीडियो के अंदर हमने बैडमिंटन की हिस्ट्री देखी, बैडमिंटन के मेजरमेंट देखे, बैडमिंटन को बहुत सारे जो मेजर इवेंट्स हैं उनमें कब शामिल किया गया वो सब हमने डिस्कस किया। और इस तरीके से हमने बैडमिंटन के जो भी एग्जाम में पॉसिबल क्वेश्चंस बनने वाले हैं उन सभी को इस वीडियो के माध्यम से हमने समझ लिया है। तो बस